हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल साम्राज्य के विभिन्न शासकों ने भारत पर 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। अंतिम योग्य मुगल सम्राट औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद में भी उनके परवर्ती शासकों ने 1857 ईस्वी तक भारत में मुगल सम्राट के पद पर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद में कमज़ोर शासक आए और अंतिम समय पर अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में रहे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर के जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस आक्सियाना की रियासत फरगना में हुआ। बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना का शासक था तथा उसकी माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था। दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर, जो कि तुर्क था, का 5वां वंशज था तथा माँ की ओर से वह चंगेज खां, जो कि मंगोल था, का 14वां वंशज था। अतः बाबर में तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। बाबर का चाचा अहमद मिर्ज़ा समरकंद और बुखारा का शासक था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। 1496 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीतने का असफल प्रयास किया। समरकंद तैमूर की राजधानी थी, अतः बाबर अपने पैतृक क्षेत्र को जीतना चाहता था। 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीता, लेकिन शीघ्र ही समरकंद व फरगना दोनों ही बाबर के हाथों से निकल गए। 1502 ईस्वी में उज़्बेक सरदार शेबानी खां से सरायपुल के युद्ध में पराजित होने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार कुछ समय के लिए छोड़ दिया। इस युद्ध में बाबर की बहन शेबानी खां के हाथ लगी तथा उसे शेबानी खां ने विवाह कर लिया। उसके बाद 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और 1507 ईस्वी में पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि ग्रहण कर ली। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उसने तुर्की मूल के चगताई वंश का शासन स्थापित किया, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। बाबर ने उज़्बेकों से तुलुगामा युद्ध पद्धति, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, अपने सजातीय तुर्कों से गतिशील घोड़ों का सफल संचालन तथा कुस्तुनतुनिया के तुर्कों से तोपखाने का प्रयोग सीखा और एक नई युद्ध पद्धति की शुरुआत की। बाबर ने उस्ताद अली कुली नामक एक तुर्क तोपची को तोपखाने का अध्यक्ष बनाया। भारत में मुस्तफ़ा खां नामक तोप विशेषज्ञ की सेवाएं ली। बाबर ने 1511 ईस्वी में समरकंद के साथ बुखारा व खुरासन को जीत लिया, किंतु मई 1512 ईस्वी में कुल ए मलिक के युद्ध में उबैदुल्ला खां से पराजित होने पर समरकंद बाबर के हाथों से पुनः निकल गया। तीसरी बार समरकंद खोने के बाद बाबर ने समरकंद जीतने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाबर के भारत आक्रमण के समय भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य थे, किंतु बाबर अपने पुस्तक बाबरनामा में बाबर केवल 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी तथा 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ व विजयनगर का ही उल्लेख करता है।
बाबर ने 1519 ईस्वी में से 1524 ईस्वी तक 4 बार भारत पर आक्रमण किया। 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण बाजौर पर किया तथा बाजौर आक्रमण के समय ही भेरा के किले को जीतने के लिए भारत में सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग किया। चौथे आक्रमण में 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर व दीपालपुर को जीत लिया। पानीपत विजय जो कि 1526 ईस्वी में की गई थी का आक्रमण भारत का 5वां आक्रमण था। लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोधी व इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। इब्राहिम लोधी ने दौलत खां के पुत्र दिलावर खां से क्रूर बर्ताव किया, जिससे दौलत खां काफ़ी रुष्ट हो गया था और इसी वजह से दौलत खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। बाबर की आत्मकथा। बाबरनामा में बाबर राणा सांगा द्वारा भारत आक्रमण के निमंत्रण का उल्लेख करता है। बाबरनामा के अलावा किसी अन्य स्रोत से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। बाबर की विजय का कारण उसका तोपखाना व कुशल सेनापतित्व था। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगामा युद्ध पद्धति तथा तोप सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। अब हम तुलुगामा पद्धति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या। इस युद्ध पद्धति में तुलुगामा सेना का वह भाग था जो सेना के दाहिनी और बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु पर पीछे से हमला करता था। दो गाड़ियों के बीच का जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की उस्मानी विधि कहा जाता था। इस विधि का प्रयोग उस्मानियों ने सफ़वी शासक शाह इस्लाम के खिलाफ युद्ध में किया था, अतः इसे उस्मानी विधि कहा जाता है। पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय किया और लोदियों का शासन अंतिम रूप से समाप्त हो गया। पानीपत के युद्ध में ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी इब्राहिम लोधी के पक्ष में युद्ध करता हुआ मारा गया। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया। इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। इतिहासकार रसब्रुक विलियम ने कहा है कि पानीपत के युद्ध के साथ ही बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए। पानीपत के युद्ध के पश्चात दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उस समय के दूसरे सबसे शक्तिशाली राज्य मेवाड़ की ओर बाबर ने कूच किया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है, नामक स्थान पर राणा सांगा को पराजित किया। खानवा के युद्ध का मुख्य कारण पानीपत विजय के बाद बाबर का भारत में रहने का निश्चय, क्योंकि मेवाड़ इस समय एक शक्तिशाली शासक था, राज्य था और इस राज्य को पराजित किए बिना वह दिल्ली पर स्थिरता स्थापित नहीं कर सकता था। बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक स्टाम्प कर आयात शुल्क या चुंगी को समाप्त किया तथा सैनिकों के सामने कभी शराब न पीने का वायदा किया एवं शराब के सभी बर्तन सैनिकों के सामने तोड़ दिए।
खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में राणा सांगा को हसन खां मेवाती, महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था, आलम खां लोदी व मेदिनी राय ने सहयोग दिया था। महमूद लोदी ने राणा सांगा को दिल्ली के शासक के रूप में मान्यता भी दे दी थी। खानवा विजय के पश्चात बाबर ने चंदेरी के विरुद्ध अभियान किया। 28 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी की जीत के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। चंदेरी युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। मेदिनी राय का मालवा की राजनीति में इतना अधिक हस्तक्षेप था कि उसे मालवा के राजाओं का निर्माता भी कहा जाता था। दिल्ली खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने और चंदेरी के मेदिनी राय को पराजित करने के बाद में बाबर के सामने अफगानों की एक बड़ी चुनौती थी और बाबर ने अपने अंतिम युद्ध में इन अफगान शक्ति को भी अंतिम रूप से पराजित कर दिया। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के युद्ध में बंगाल व बिहार की लोहानी अफगान सेना को पराजित किया। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। महमूद लोदी खानवा से भागकर बिहार का शासक बन गया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार बाबर के नियंत्रण में आ गया। बंगाल के शासक नुसरत शाह व बाबर के बीच संधि हो गई और अंत में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे पहले आगरा के नूरे अफगान, जिसको आज हम आराम बाग के नाम से जानते हैं, बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में स्थायी रूप से स्वयं द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। अब बाबर के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, लिखी थी, जिसमें तत्कालीन भारत का वर्णन किया गया है। तुजुके बाबरी का 4 बार फारसी में अनुवाद किया गया। प्रथम 2 बार अनुवाद हुमायूं के समय पायंदा खां और जैन खां ने किया। तीसरी बार अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय किया। मुगल काल में तुजुके बाबरी का चौथा फारसी अनुवाद शाहजहां के काल में मीर अबू तालिब तुर्बाती ने किया। अंग्रेजी में इसके 3 अनुवाद हुए। श्रीमती A.S. बेवरीज ने 1905 ईस्वी में मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जो अधिक प्रमाणिक माना जाता है, जबकि लीडन और एरिंस्कन ने फारसी से अंग्रेजी में 1826 ईस्वी में अनुवाद किया। किंग ने भी फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इतिहासकार एल फिंस्टन के अनुसार तुजुके बाबरी एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह, जिसका नाम था दीवान, का संकलन भी किया। बाबर ने फारसी में मुबाय्यान नामक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मुबाय्यान मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर ने फारसी में कविताएं लिखी। बाबर ने एक नवीन शैली रिसाल ए उस्सज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है।
बाबर को बाग लगवाने का बड़ा शौक था। उसने ज्यामितीय विधि से बाग लगवाए। आगरा में नूरे अफगान बाग, जिसे अब आराम बाग कहा जाता है, बाबर ने ही लगवाया था। बाबर ने पानीपत में संभल मस्जिद भी बनवाई। बाबर ने वजहदारी की एक नई प्रथा शुरू की। वजह उस जागीर को कहा जाता था जो मुगल सरदारों को वेतन के बदले में दी जाती थी। बाबर से पहले दिल्ली के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। बाबर ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने खलीफा का आधिपत्य भी स्वीकार नहीं किया। उसके भारत आगमन के बाद कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार काबुल व कंधार उत्तरी भारत में शामिल हुए। धन्यवाद। शेर चर्चा हम कल करेंगे।